ठीक है, अब हम सीरिया की ओर बढ़ रहे हैं। इजराइल और सीरिया शायद तनाव बढ़ने के बाद जब इजराइल ने सीरियाई एयरबेस पर हमला किया था, उस कदार से पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सूत्रों के अनुसार वरिष्ठ इजरायली और सीरियाई अधिकारी रविवार को जॉर्डन में गुप्त रूप से मिले, जिसमें सीरिया के विदेश मंत्री असद अल शेबानी और मुसाद प्रमुख रोमन गोपमन शामिल थे। अब ये एक ऐसी बैठक थी जिसमें बताया गया है कि तनाव कम करने और फिर से तनाव बढ़ने से रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों पक्ष आधिकारिक तौर पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन वार्ताओं से यह संकेत मिलता है कि पर्दे के पीछे इजराइल और सीरिया के नए नेतृत्व दोनों ही शायद इसे और बिगड़ने से रोकने का रास्ता तलाश रहे हैं। और हमारे साथ पर्दे के पीछे वास्तव में क्या हो रहा है, इसे समझाने के लिए हमारे सुरक्षा विश्लेषक जोनाथन रेगेट हमारे साथ हैं। जोनाथन, आप जानते हैं, जाहिर है ये काफी बड़ी खबर है ये सुनना कि अब सीरियाई नेतृत्व और इजरायली नेतृत्व के बीच संपर्क हो रहा है। ये हमें इस समय की स्थिति के बारे में क्या बताता है? मुझे लगता है कि ये हमें बताता है कि दोनों पक्ष, खासकर यहाँ सीरियाई, चाहते हैं कि हालात शांत हो। सीरिया निश्चित रूप से एक समस्याग्रस्त स्थिति में है, क्योंकि यह अभी भी एक कमजोर देश है जो एक तरफ अपने हितों वाले इजराइल के बीच बैठा है और दूसरी तरफ तुर्की जिसके अपने हित हैं। तो मुझे लगता है कि इस बैठक में इजराइल सीरियाई शासन को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि हम इजराइल आपके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसी सीमाएं हैं जिन्हें हम स्वीकार नहीं कर सकते, जैसे कि तुर्की का आपके क्षेत्र में पैर जमाना। वर्षों से हम सीरिया में ईरान की बढ़ती पैठ की बात करते आ रहे हैं, अब हम तुर्की की बढ़ती पैठ की बात करने लगे हैं। और इस बार इजराइल बातचीत के जरिए, वार्ता के जरिए, ना कि सैन्य बल के जरिए वो संदेश देने की कोशिश कर रहा है। हमने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को एक हफ्ते से भी कम समय पहले ये कहते सुना है कि इजराइल ने वही संदेश उस हवाई ठिकाने पर हमले से पहले भी दिया था जो हलेब के पास, इदलिब के पास है। वो संदेश नहीं पहुंचा। क्या इस बार पहुंचेगा? हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। मेरा मानना है कि सीरिया चाहेगा कि इजराइल और तुर्की दोनों ही जितना हो सके दूर रहे, लेकिन बेशक ये दोनों ताकतवर देश हैं जिनके अपने अपने हित हैं। ठीक है, मैं सीरिया के या सीरियाई नेतृत्व के तुर्की के प्रति नजरिए के बारे में बात करना चाहती हूँ, खासकर जब इसकी तुलना इजराइल से की जाए। आप कह सकती हैं कि कई मायनों में सीरियाई सरकार इन दोनों ताकतों में से किसी की भी जड़ें जमते हुए नहीं देखना चाहती, लेकिन क्या शायद कोई पसंदीदा साझेदार है? मुझे अब भी लगता है कि तुर्क उनके पसंदीदा साझेदार है। चलिए याद करते हैं। ये उम्मीद न करें कि सीरियाई शासन, सीरियाई राष्ट्रपति, एक पूर्व जिहादी जल्द ही ज़ायोनी आंदोलन में शामिल हो जाएगा। ऐसा होने वाला नहीं है। जाहिर है वहां बहुत नजदीकी संपर्क हैं और बहुत तुर्की के साथ सब कुछ इजराइल की तुलना में कहीं ज्यादा करीब है। हालांकि सीरिया समझता है, उनके राष्ट्रपति समझते हैं, राष्ट्रपति बशर समझते हैं कि सीरिया के अंदर किसी भी तुर्की हस्तक्षेप से इजराइल भी शामिल हो जाएगा, जैसा कि हमने ठीक एक हफ्ते पहले देखा था। और इसलिए मुझे लगता है कि सीरियाई चाहते हैं कि हर कोई अपने हाथ पीछे खींच ले, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं मध्य पूर्व में सत्ता का शून्य जैसी कोई चीज नहीं होती, और अगर एक शक्तिशाली देश जा रहा है तो दूसरा आ रहा है। राष्ट्रपति बशर के मन में सीरिया के लिए बहुत सी इच्छाएं हो सकती हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही कहती है। और जैसा कि हमने कई अन्य मुद्दों के बारे में कहा है कि असली जवाब क्या होगा, ये वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप के हाथों में है, जो सीरिया में हालात बदलने की कोशिश कर रहे हैं और राष्ट्रपति के साथ करीबी संबंध रखना चाहते हैं, और साथ ही वे तुर्की और इजराइल दोनों के सहयोगी भी हैं। ठीक है जोनाथन, उस विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब हम तुर्की की ओर रुख करेंगे। इजराइल और तुर्की शायद सीरिया में एक खतरनाक स्थिति को और भड़कने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इजरायली और तुर्की अधिकारियों ने कथित तौर पर चुपचाप बैक चैनल संपर्क शुरू किए हैं। ये इजरायली समाचार आउटलेट कान के अनुसार है, जो कथित तौर पर सीरिया में अंकारा की सैन्य मौजूदगी बढ़ने के साथ साथ सीधा टकराव रोकने के लिए किए गए हैं। अब इजराइल का कहना है कि वो तुर्की को दुश्मन नहीं बनाना चाहता, लेकिन उसने एक स्पष्ट रेड लाइन भी खींच दी है। तुर्की के बेस जो एयर डिफेंस से लैस हैं, ड्रोन या मिसाइलें जो इजराइल की कार्रवाई की स्वतंत्रता को चुनौती दे सकती हैं, बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। तो क्या ये बैक चैनल्स इन दोनों क्षेत्रीय शक्तियों को टकराव से बचा सकते हैं? तो हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी के सीनियर फेलो सिनान सेदी। आप जानती हैं, सबसे पहले आप इसे कितना महत्वपूर्ण मानती हैं कि इस समय इजराइल और तुर्की बैक चैनल्स के जरिए बातचीत कर रहे हैं, खासकर उस हमले के बाद जो हमने इजराइल की तरफ से सीरियाई बेस पर देखा था, जहां माना जाता है कि तुर्की के राजनयिक या अधिकारी गए थे। शुभ संध्या, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद।
हाँ, मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि साफ तौर पर दोनों देशों के बीच सीधे सशस्त्र संघर्ष से बचने की रुचि है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप जानते हैं, ऐसा करने से ये दोनों देशों के लिए विनाशकारी होगा। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी विश्लेषण और मेरे से पहले आपके विवरण के आधार पर मैं देख रहा था, मुझे लगता है कि यह सही है कि इजरायलियों ने अपनी स्पष्ट लाल रेखाएं खींच दी हैं। सीरिया के अंदर तुर्कों के लिए एक टकराव निवारण तंत्र था और तुर्की का दृष्टिकोण मुझे ऐसा लगता है, देखिए यहाँ हमारा स्वागत है। तो हम मूल रूप से सीरियाई सैन्य क्षमता और उसकी सैन्य ताकत को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इजराइल में कई लोग और साथ ही व्यापक पश्चिमी गोलार्ध में भी इसे इस रूप में देखते हैं कि एर्दोगान सीरियाई सेना का इस्तेमाल इजरायलियों को कमज़ोर करने और धमकाने के लिए एक साधन के रूप में कर सकते हैं। यह धारणा कि तुर्की को आमंत्रित किया गया है सही है, जबकि इजराइल को नहीं। लेकिन इससे तुर्की को सीरिया के गृह युद्ध के दौरान कई बार बिना बुलाए वहां प्रवेश करने से नहीं रोका। हमने 2016 से 2019 के बीच सीरिया में 3 बड़े सैन्य घुसपैठ या आक्रमण देखे। तुर्की सेना का सीरिया पर जो कब्जा आज भी है, वो कभी भी अनुमति पर आधारित नहीं था। तो चलिए इसे भी एक तरफ रख देते हैं। लेकिन तुर्क सच में आग से खेल रहे थे और अब जब उन्हें एहसास हुआ कि इजरायली इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ऐसे में मुझे लगता है कि उनकी हालत खराब हो गई है और अब वे आगे की दुश्मनी से बचने के लिए बातचीत करने को तैयार हैं। सही है। आप जानते हैं, इजराइल कहता है कि सीरिया में तुर्की की सैन्य जमेबंदी, खासकर वायु रक्षा प्रणालियां और अन्य उन्नत प्रणालियां एक रेड लाइन है, जैसा कि आपने अभी बताया। आखिरकार यरूशलेम को किस बात की चिंता है कि तुर्की सीरिया में क्या बना सकता है या क्या कर सकता है? ये रेड लाइन क्यों है? मेरा मतलब है, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मैं कहूँगा कि हमें इसे अलग-थलग करके नहीं देखना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि तुर्की इजराइल के अंदर 30 से अधिक चैरिटीज चला रहा है, जिनके सीधे संबंध कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों से हैं जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तुर्की का हमास को लगातार समर्थन देना कोई शक की बात नहीं है। तुर्की हमास की गतिविधियों के समन्वय के लिए मुख्य आधार है, चाहे वो वित्तीय हो या इजराइल के अंदर आतंकवाद की योजना बनाना हो। सीरिया तुर्की के लिए एक अग्रिम मोर्चा है, जहां वो मूल रूप से पारंपरिक हथियार और भारी हथियारों को महत्वपूर्ण ठिकानों पर इकट्ठा कर रहा है, जिन्हें वो विकसित करना चाहता है। आगे चलकर इजराइल की सुरक्षा को और कमजोर करने के साधनों के साथ जैसे जैसे इन दोनों देशों इजराइल और तुर्की के बीच भू रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है और क्षेत्र में ईरान की लगातार गिरावट की पृष्ठभूमि में ये सब हो रहा है। दिलचस्प है। आप जानती हैं, आगे देखते हुए क्या ये पर्दे के पीछे के संपर्क वाकई में किसी टकराव को रोक सकते हैं, या आपको लगता है कि इजराइल और तुर्की सीरिया को लेकर एक कठिन टकराव की ओर बढ़ रहे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ मैं उम्मीद करता हूँ कि समझदारी से काम लिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि एर्दोगान सरकार समझेगी कि इजरायली सीरिया के अंदर बढ़ते और धमकी भरे सैन्य जमावड़े को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा दिखावा करते हुए कि हम सीरियाई सेना की क्षमता बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। इजरायली मूल रूप से 7 अक्टूबर से ही पूरी तरह अलर्ट पर हैं। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि एर्दोगान की इजराइल के प्रति घृणा और कटुता कोई नई बात नहीं है। ये पिछले 2 सालों में नहीं बनी है, ये पिछले 5 या 10 सालों में भी नहीं बनी है। एर्दोगान एक मसीहाई अभियान पर हैं जिसमें उनका मकसद इजराइल को अवैध ठहराना और उसे कमज़ोर करना है। मैं कम से कम 2008 से ये देख सकता हूँ। हर भाषण, हर रुख, हर संस्थागत कदम जिसमें तुर्की को इजराइल के खिलाफ खड़ा किया गया, एर्दोगान ने कभी भी उससे पीछे हटने की कोशिश नहीं की है। और जब इजरायली यह दिखाते हैं कि वे इसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं, जैसे कि वे सीरिया में खतरनाक सैन्य जमावड़े के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करते हैं, तब एर्दोगान झल्ला उठते हैं और कहते हैं, इजरायली हमारे खिलाफ तनाव बढ़ाने की महत्वाकांक्षा रखते हैं, वे इस क्षेत्र पर प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इस कहानी को चुनौती दी जानी चाहिए। मेरा मानना है कि एर्दोगान, आप जानते हैं, पश्चिमी दुनिया खासकर वॉशिंगटन को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ एर्दोगान ही तनाव बढ़ा रहे हैं और इजरायली को इसका जवाब देना पड़ रहा है। ठीक है डॉक्टर जूडी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय पर आपकी राय सुनना बहुत दिलचस्प रहा। हमारी अगली खबर भी इससे काफी जुड़ी हुई है। ट्रंप के एक वरिष्ठ दूत अपने दावों के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति का विरोध कर रहे हैं, जिसमें वे क्षेत्र में इजराइल की स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही, तुर्की में अमेरिका के राजदूत और सीरिया व इराक के लिए विशेष राष्ट्रपति दूत टॉम बेरक कहते हैं कि इजराइल गोलान हाइट्स पर कब्जा किए हुए है, जो वहां इजरायली संप्रभुता को मान्यता देने वाली अमेरिकी नीति के बिल्कुल खिलाफ है। और इतना ही नहीं, लेबनानी ऑस्ट्रेलियाई हस्ती मारियो नाल्फो के साथ उसी इंटरव्यू में
उन्होंने ये भी कहा कि लेबनान में किसी भी गंभीर समझौते में ईरान और हिजबुल्लाह को भी शामिल होना पड़ेगा। और वो ये भी सुझाव देते हैं कि इजराइल ने सीरियाई बेस पर हमला करके तुर्की को उकसाने की कोशिश की हो सकती है। तो मुझे लगता है कि सवाल ये है कि इन टिप्पणियों के पीछे असल में क्या है और हमें इन पर कितना भरोसा करना चाहिए, खासकर जब टॉम बैरक का अमेरिकी नीति पर इतना प्रभाव है। इस विषय को समझने में हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ अमेरिका में इजराइल के पूर्व राजदूत डैनी अयलोन जुड़े हैं। डैनी, तुर्की के मुद्दे पर जाने से पहले आइए गोलान हाइट्स से शुरू करते हैं। आप इसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं कि ट्रंप के एक वरिष्ठ दूत ने यह कहा कि इजराइल एक क्षेत्र पर कब्जा किए हुए है, जबकि अमेरिकी नीति आधिकारिक तौर पर वहां इजरायली संप्रभुता को मान्यता देती है? देखिए नताशा, ये बहुत अजीब है, ये बहुत असामान्य और अनुचित है कि कोई भी दूत जो अपनी सरकार का प्रतिनिधित्व करता है वो अपनी ही सरकार के खिलाफ जाए जिसका वो प्रतिनिधित्व करता है। तो ये पूरी तरह से हास्यास्पद है, ये निंदनीय है और मुझे लगता है कि वॉशिंगटन डीसी से उसे फटकार मिलनी चाहिए क्योंकि वो इसका मजाक बना रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की नीतियों और स्वयं राष्ट्रपति के पद का वो मजाक उड़ा रहा है और वो उन्हीं की इच्छा से सेवा करता है। बिल्कुल सही। बराक ये भी कहते हैं कि ईरान और हिजबुल्लाह को लेबनान में किसी भी समझौते का हिस्सा होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये व्यवहारिक है और ये आपको प्रशासन के हिजबुल्लाह और तेहरान से निपटने के तरीके के बारे में क्या बताता है? जाहिर है ये मानो इस बात की स्वीकारोक्ति है कि एक अमेरिकी नेता कह रहे हैं हम इस स्थिति में ईरान से छुटकारा नहीं पा सकेंगे। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और हिजबुल्लाह के बीच कोई सौहार्द नहीं है, हमें ये याद रखना चाहिए। नताशा, हिजबुल्लाह ने 80 के दशक की शुरुआत से अब तक सैकड़ों अमेरिकी सैनिकों को मार डाला है और अमेरिकी अधिकारियों को पकड़ लिया है। और फिर से हिजबुल्लाह एक दुश्मन है, ये सिर्फ इजराइल का ही नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका का भी दुश्मन है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की आतंकवादी सूची में रखा गया है। तो जो बराक कह रहे हैं वो फिर से मैं कहूंगा बहुत अजीब है और साथ ही ये निश्चित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के हितों के खिलाफ है कि ईरान के प्रभाव को फिर से लेबनान तक बढ़ाया जाए। जब इसे वास्तव में इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ युद्धों में काफी हद तक रोका गया था जो अभी खत्म नहीं हुए हैं। और निश्चित रूप से हम नहीं चाहते कि ईरान फिर से लेबनान में वापस आए। और बराक का ऐसा कहना ये तो अमेरिकी नीति को उसके अपने दूत के हाथों ही नुकसान पहुंचाने जैसा है, जो हमें जाहिर है तुर्की के मुद्दे पर ले आता है। उन्होंने सुझाव दिया कि इजराइल शायद तुर्की को टकराव के लिए उकसाने की कोशिश कर रहा था उस हमले के जरिए जो हमने देखा एक सीरियाई एयरबेस पर, जहां इजराइल का मानना था कि तुर्की के अधिकारी मौजूद थे। इजराइल को उस आरोप को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए और इस समय ये अमेरिका, इजराइल और सीरिया के रिश्ते के बारे में क्या कहता है? और निश्चित रूप से तुर्की भी। मेरा मतलब है यहाँ बहुत सारे साझेदार हैं और हमें ऐसा लगता है कि ट्रंप इजराइल और सीरिया के बीच किसी तरह के शांति समझौते को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की टिप्पणी शायद उस प्रक्रिया को कमजोर कर सकती है। ठीक है नताशा, जैसा कि आपने कहा इसमें कई चीजें शामिल हैं। मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात, मान लीजिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व या धुरी वॉशिंगटन और यरूशलेम के बीच है। यही वो आधार है जिस पर हमें अपनी नीतियां और व्यवहार जारी रखना और बनाना चाहिए और साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ करीबी सलाह मशविरा भी करना चाहिए। आखिरकार हमारे साझा रणनीतिक हित हैं जो उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और तुर्की के बीच के हितों से कहीं अधिक मेल खाते हैं। हालांकि यहाँ यह बात है, मैं कहूंगा एर्दोगान और ट्रंप के बीच ये असामान्य रूप से घनिष्ठ रिश्ता है जिसे मैं समझा नहीं सकता। लेकिन जब देशों की बात आती है तो इजराइल को संयुक्त राज्य अमेरिका के बहुत करीब होना चाहिए और हमेशा बहुत करीब रहा है। जब सीरिया की बात आती है तो सीरिया इस समय चर्चा में है। दुर्भाग्यवश सीरिया के पास अपना भविष्य और किस्मत तय करने की खुद की ताकत नहीं है और तुर्की वहीं है, सीरिया पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ क्षेत्रफल के लिहाज से ही नहीं, तुर्की ने सीरिया के 10% क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है जिसमें इस्कंदरून क्षेत्र शामिल है।
इतना ही नहीं, तुर्की सैनिकों ने सीरिया में घुसपैठ की और सीरियाई कुर्दों और अन्य लोगों के पीछे गए। तो और निश्चित रूप से सीरिया की ये कोई रुचि नहीं है कि वो तुर्की की कठपुतली या मोहरा बने। इजराइल यहां इस बात पर बहुत अडिग है कि सीरिया एक तटस्थ क्षेत्र रहेगा। हम नहीं चाहते कि तुर्क लोग उन ईरानियों की जगह लें जो असद शासन के तहत थे, जिनके नियंत्रण में सीरिया था। और निश्चित रूप से हम अपनी उत्तरी सीमा पर तुर्की सैनिकों को नहीं देखना चाहते और हम सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा न हो, और हम इसे करने में पूरी तरह सक्षम हैं। मुझे लगता है कि कूटनीतिक तरीके उपयुक्त हैं और मुझे विश्वास है कि इसे कूटनीतिक रूप से सुलझाया जा सकता है, क्योंकि न तो इजराइल और न ही तुर्की की आपस में टकराने में कोई रुचि है। ठीक है, राजदूत डैनी अयालोन, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।